नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद के आभूषण व्यवसायी से लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोलेरो और बाइक सहित 3,06,000 रुपये बरामद। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फर्जी एफिडेविट का कारोबार करने वालों के विरोध में अधिवक्ता अवधेश सिंह ने दिया धरना। इधर बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने नोटरी बीबी सहाय को 5,000 का लगाया फाइन। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने परिषदन भवन में की प्रेस वार्ता। कहा, गिरिडीह सांसद और आजसू के प्रयास से गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खोलने की मिली स्वीकृति। बीएनएसडीएवी के चेयरमैन ज्योति कुमार साहा के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज को मिला कई मेडिकल उपकरण। प्राचार्य डॉक्टर पी हजरा के हाथों सीओ और मेडिकल ऑफिसर को प्रदान किए गए मेडिकल उपकरण। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने सोमवार को पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि धनबाद के आभूषण व्यवसायी से लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत 22 जून को निमिया घाट ओवरब्रिज के पास धनबाद के आभूषण व्यवसायी सूरज कुमार वर्मा से 20 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। यह जानकारी एसपी अमित रेणु ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस कांड में 4 आरोपियों को बुलेरो गाड़ी, बाइक, मोबाइल और 3,06,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम हैं मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद शफीक, मोहन दास और मोहम्मद अफ्ताब। चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 22/6/2021 को एक घटना कारित की गई थी एनएच पे, जो बगोदर थाना अंतर्गत पड़ता है, जहां से 2 व्यक्ति जो कि ज्वेलरी सप्लायर्स हैं, धनबाद से कुछ ज्वेलरी का सप्लाई करके वापस जाते वक्त जो उनके द्वारा पैसे लेके जा रहे थे, उसके लूट की घटना यहाँ पे प्रतिवेदित हुई है, जिस संदर्भ में बगोदर थाना कांड संख्या 123/21 दिनांक 23/6/2021 को धारा 395 अंतर्गत दर्ज की गई थी, वादी सूरज कुमार शर्मा के दिए गए आवेदन के आधार पर। इस घटना का इम्पोर्टेंस देखते हुए इसमें एक टीम तैयार की गई, जिसमें त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी बगोदर और उस क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अच्छा काम किया गया है। इसमें संदिग्ध 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो लूट का पैसा है, जो इनके हिस्से का पैसा बनता था, वो बरामद की गई है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयोग किया गया एक बोलेरो वाहन है, जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया, वो भी जब्त किया गया है। एक अपाची मोटरसाइकिल जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से परचेज़ किया गया है, एवं एक मोबाइल सेट, जो कि इसी क्राइम में से जो पैसे इन्होंने लूटे थे उससे जो खरीदा गया मोबाइल सेट है, वो भी बरामद किया गया है। साथ में कुछ कैश बरामद किया गया है। इस घटना के संबंध में जगह जगह पे छापामारी की गई है, जहाँ पे अपने गिरिडीह क्षेत्र अंतर्गत से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ साथ में कुछ ऐसे जगहों का भी नाम आया है जहाँ से बाहर से अपराधकर्मी आकर के हमारे क्षेत्र में अपराध किया करते थे। कुछ लोगों की गिरफ्तारी कैलकाटा से भी हुई है, और बाकी जो इनके मेंबर्स हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। साथ साथ में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के धरने को संज्ञान में लेते हुए बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने नोटरी बीबी सहाय को पकड़कर 5,000 का फाइन देकर छोड़ा। कहा, भविष्य में गड़बड़ी होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जाली एफिडेविट का कारोबार करने वाले के विरोध में अविलंब कार्रवाई करने की मांग को लेकर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने जिला अधिवक्ता संघ भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया। साथ ही जिला बार एसोसिएशन के महासचिव को एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता अवधेश सिंह ने बताया कि पूरे गिरिडीह जिले में जाली शपथ पत्र बेचने का काम धड़ल्ले से विगत कई वर्षों से चल रहा है, जिसके कारण दूर दराज से आए लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस धरना को संज्ञान में लेते हुए बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत धरना स्थल पर पहुंचे और इस तरह के जाली एफिडेविट बनाने वालों पर अंकुश लगाते हुए नोटरी बीबी सहाय को पकड़ा और उसे फटकार लगाते हुए आज अंतिम चेतावनी देते हुए 5,000 का फाइन देकर छोड़ दिया गया। इस संदर्भ में महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि कई दिनों से जाली एफिडेविट बनाने वालों की सूचना आ रही थी, जिसके कारण सभी को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने इस तरह के कार्य करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार तो आर्थिक दंड लगाकर छोड़ दिया जा रहा है,
लेकिन भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी अगर आती है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया करते हुए लाइसेंस को भी रद्द करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। तैयार रहिए, फोन करिए, जाने नहीं देंगे, बुलाइए, कौन से बुलाइए आप। अवधेश जी को बहुत उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। एक बड़े ही महत्वपूर्ण इशू को उन्होंने उठाया यहाँ, और तमाम हमारे जो अधिवक्ता साथी यहाँ मौजूद हैं, हम उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग पिछले काफ़ी समय से लड़ रहे थे, और लॉटरी को जो लोकतांत्रिक तरीका होता है उसके तहत हमने लोगों को निवेदन किया, मीटिंग बुलाया, सुपौज किया, बार बार आग्रह के बाद भी ये परंपरा जारी था कि बिना प्रॉपर स्टाम्प के सादा कागज पर जाली तरीके से कोई वकील सही करे या ना करे एफिडेविट करके लोग दे रहे थे। अभी एक बीबी साहब जी का मामला पकड़ा गया, यही जो अवधेश जी ने हमको हस्तगत कराया, और हमने जो हमारी कमेटी ने निर्णय लिया था कि फर्स्ट ऑफेंस के लिए हम पहली बार उनको 5,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाएंगे। हमने उनको कह दिया कि आप इसको जमा करिए और कन्फेस करिए कि दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं करेंगे, 5,000 रुपये जमा करके एक बार हम उनको माफ़ी दे रहे हैं। दोबारा अगर उनके तरफ से पुनरावृत्ति हुआ तो हम सीधा लाइसेंस उसका रद्द करने के लिए लिखेंगे सरकार। एक तो ये आज का इशू हुआ, और हम दोबारा फिर धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरे निवेदन पर उन्होंने अपना ये जो आंदोलन था उसको स्थगित किया। चूँकि कोरोना का टाइम है, हम सारे लोग लॉयर हैं, हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इकट्ठा नहीं होना है एक जगह पे। उसके मद्देनज़र इन्होंने मेरी बात मान ली, इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम अपने अधिवक्ता साथियों से भी कहना चाहते हैं कि सारे लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। संघ का तो ये दायित्व है। मैं स्वीकार करता हूँ कि बतौर सेक्रेटरी मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसको करूँ, और मैं करता आ रहा हूँ, करूँगा भी आगे। लेकिन मैं अपने अधिवक्ता साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके आँख के नीचे गड़बड़ी हो रहा है, आप आँख मत मूंदिए, कार्रवाई हम करेंगे, आप सहयोग करिए। इस तरह का कोई भी एफिडेविट अगर मिलता है तुरंत हमको बताएं, उस अधिवक्ता को भी पकड़ें जो सादा कागज पर बिना स्टाम्प पर अपना एफिडेविट में अपनी मंजूरी देते हैं। इससे भी उनको बचना है, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था उसी पर टिकी हुई है। हम आपके चैनल के माध्यम से दोबारा फिर सारे लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ये वक्त है जहाँ हम एक दूसरे की केवल आलोचना नहीं करें, ये वक्त है जब हम सामूहिक प्रयास करें, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही व्यवस्था ठीक हो सकती है। जो पदाधिकारी है, एसोसिएशन है, कमेटी है, उनका तो अपना जो ड्यूटी है वो करेंगे, कर रहे हैं। साथ साथ हम अधिवक्ता साथियों से भी निवेदन करेंगे कि इसमें पूरा सहयोग करें, ताकि आने वाले दिनों में ये जो गड़बड़ी इसको पूरी तरह से समाप्त। जाली एफिडेविट करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेके धरना पर बैठे थे, और हम लोगों का मांग था कि जो जाली एफिडेविट के व्यापार में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध एफआईआर किया जाए। हम लोगों का दूसरा मांग था कि यहाँ से जो एफिडेविट फॉर्म मिलता है वो बाजार में नहीं देके अधिवक्ताओं को दिया जाए, बराबर हिस्से में दिया जाए, ताकि ये कारोबार बंद हो सके। और तीसरा जो हम लोगों का मांग था कि जो एफिडेविट बिकता है यहाँ से उसका एक मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक किया जाए कि भाई क्या आय हो रहा है, और अगर किसी के विरुद्ध कार्रवाई होता है तो वो भी सार्वजनिक किया जाए। यही तीन मांग को लेके आज हम लोग धरना पर बैठे थे। यहाँ के अधिवक्ता मित्रों के साथ साथ, क्योंकि अधिवक्ताओं का मामला तो इससे जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे किसान मंच के नेता, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके जोगेश्वर ठाकुर जी, किसान मंच के नेता देवेंद्र यादव जी, गंगाधर यादव जी, नबी अंसारी जी, हेमंत सोरेन जी, पाटिल सोरेन जी, और छोटेलाल मरांडी जी, कि बाहर के भी लोग थे। क्योंकि वकीलों को तो दुख है ही, समाज सेवियों को भी इससे तकलीफ था कि उनकी बदनामी हो रही थी। धरना के पश्चात सचिव महोदय ने मामले को संज्ञान में लिया, और मामले को संज्ञान में लेके तुरंत यहाँ नोटरी जिसके द्वारा ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था, फर्जी एफिडेविट बनाया जा रहा था, उनको बुलाया गया। और चूंकि इनका पहला गलती मानते हुए आज 5,000 जुर्माना करके उनका सब एक ही सीज कर लिया गया और 5,000 जुर्माना लगाया गया। और
उस पे वकील के रूप में जिन्होंने हस्ताक्षर किया है उसका भी तलाश हो रहा है और हमको लगता है कि सचिव महोदय उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज हम अपने तमाम अभिवक्ताओं गोमिया विधायक आजसू के गिरिडीह जिला प्रभारी लंबोदर महतो ने परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आजसू पार्टी के प्रचार से गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। आजसू पार्टी के गिरिडीह जिला प्रभारी सह गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने सोमवार को परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू गिरिडीह के लोगों के प्रयास से गिरिडीह में सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए स्थान चिन्हित किया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मौके पर आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, संजय साहू, मनोज शर्मा, वीरेंद्र राम, दिनेश राणा, रितेश सिन्हा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। गिरिडीह जिला को यहाँ के माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और जो अन्य जनप्रतिनिधिगण है, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण है, सारे लोगों के प्रयास से भारत सरकार के द्वारा भी आकांक्षी जिला के तहत गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज देने की स्वीकृति दी गई। निश्चित रूप से ये गिरिडीह जिला के लिए और गिरिडीह जिला के सभी सम्मानित नागरिकों के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय भी है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इस गिरिडीह जिला के लिए। तो सबसे पहले मैं गिरिडीह जिला के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के सम्मानित सभी भाइयों और बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। गिरिडीह को भारत सरकार ने आकांक्षी जिला के तहत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्वीकृति देने का काम किया है। भारत सरकार का ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। गिरिडीह में निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी, जिसको पूरा करने का काम किया है। बीएनएसडीएवी स्कूल एवं जायटिक समूह के चेयरमैन ज्योति कुमार शाह द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर प्रदान किया गया। इस मौके पर यहां कई अधिकारी व गणमान्य मौजूद थे। मिर्जागंज स्थित द किस्टो कुमार साहा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में सोमवार को एक दान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बीएनएसडीएवी स्कूल एवं जायटिक समूह के चेयरमैन ज्योति कुमार साहा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 ऑक्सीमीटर और 20 थर्मल स्कैनर प्रदान किया गया। बीएनएसडीएवी स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने जमुआ सीओ द्वारिका बैठा और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश दुबे को उक्त सामान प्रदान किए। मौके पर तरुण सामंतो, उप मुखिया जितेंद्र साहू, किशन साहा, संतोष लहरी, पवन लहरी आदि मुख्य रूप से यहाँ मौजूद थे। मौके पर डॉक्टर हाजरा ने बताया कि जे के साहा के हृदय में अपने पैतृक निवास मिर्जागंज के लोगों के प्रति काफ़ी लगाव व स्नेह है। वहाँ पर भी मैं कुछ सामान भेज रहा हूँ। जनता के लिए और इस स्कूल से गिरिडीह में झारखंड में पूरा इंडिया के बच्चे यहाँ आगे पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण काम किया अपने जिला के लिए। तो आज आप लोग भेज कर रख के अपना वैक्सीनेशन लीजिए। अगर आपको बताना चाहिए कि कोरोना के समय में एक मंत्र दवा है वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे और कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे तो आप अपने को खतरे में डालेंगे। सोमवार को जमुआ प्रखंड के दुम्मा में आइडिया संस्था द्वारा वैक्सीनेशन व मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तीसरी लहर से बचने की जानकारी दी गई। जमुआ प्रखंड के दुम्मा में आइडिया संस्थान द्वारा सोमवार को वैक्सीनेशन जागरूकता व मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे ने कहा कि मास्क और वैक्सीन ही तीसरी लहर से लोगों को बचाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि WHO के गाइडलाइन के अनुसार जो लोग वैक्सीन का दोनों डोज भी ले लिए हैं उनको भी मास्क लगाना जरूरी है। श्री पांडे ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर आयु के जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं वो शीघ्र वैक्सीन ले लें। यदि वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत हो तो संस्था मदद करेगी। संस्था के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार ने कहा कि कोरोना से बचने का 5 मंत्र है: वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धुलाई और सैनिटाइजर का उपयोग। कार्यक्रम में आइडिया महिला समूह की रेखा कुमारी, पूनम देवी, मायावती वर्मा, राखी वर्मा,
लक्ष्मी देवी, प्रभा देवी सहित कई लोग मौजूद थीं। जानकारी दी गई कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हम सभी को अभी भी सचेत रहना होगा। कोरोना का जो भी मतलब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइन बताया गया है, हम सभी को उसका गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सभी को मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए, हाथ धुलाई करना चाहिए। हमेशा जब भी घर से बाहर आते जाते हैं तो हाथ का धुलाई करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है वो सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। और जब ज़रूरी नहीं हो तो हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जैसा WHO बता रहा है कि अभी तीसरा लहर का आना बाकी है, और अगर हम लोग सचेत नहीं रहे, जागरूक नहीं रहे, तो हम लोगों को तीसरा लहर का भी सामना करना पड़ेगा। हम वैक्सीन ले लिए हैं, और जो महिला वैक्सीन नहीं ली है उसको लगाने के लिए जागरूकता करेंगे। भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर RSS कार्यालय में पौधारोपण किया गया। इस दौरान परिसर में कई फलदार पौधे लगाए गए। भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सोमवार को RSS कार्यालय में पौधारोपण किया गया। भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष कुमार गुप्ता ने RSS कार्यालय परिसर में कटहल, जामुन, अमरूद और इलायची के पेड़ लगाए। मौके पर आशुतोष गुप्ता, ऋषि गुप्ता, विशाल गुप्ता आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। भाजपा के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर। उसी कार्यक्रम के तहत आज मेरा जन्मदिन है। उसी कार्यक्रम के तहत मैं भी वृक्षारोपण संघ कार्यालय बरगंडा में किया। वृक्षारोपण में कटहल का पेड़, जामुन का, अमरूद का और तरह तरह का पेड़ भी लगाए, और 2 ठो इलायची का पेड़ लगाए, जो बहुत ही आनंद हुआ हमको लगाने में। बहुत ही अच्छा लगा कि आज इलायची का पेड़ संघ कार्यालय में लगाएं। और सबसे यही निवेदन करता हूं कि अपना कोई भी कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो या सालगिरह हो, उस पर अपना कहीं पर भी वृक्षारोपण जरूर करें, ताकि शहर का भी वायु ठीक रहे, ऑक्सीजन भी मिलता रहे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला में CCL द्वारा लगभग 50 अवैध खननों का डोजरिंग किया गया। मालूम रहे कि रविवार को अवैध उत्खनन के दौरान यहां एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला में CCL द्वारा सोमवार को लगभग 50 अवैध खननों की डोजरिंग की गई। ज्ञात रहे कि रविवार को यहां कोयले का अवैध उत्खनन करने के दौरान एक ग्रामीण की दबकर मौत हो गई थी। ग्रामीण की मौत के बाद CCL हरकत में आया और अवैध खननों की डोजरिंग कराई गई। यह डोजरिंग CCL के विक्रम खान के नेतृत्व में कराई गई। यहाँ क्योंकि CCL का काफ़ी लंबा क्षेत्र है, इसलिए लोग अवैध खनन की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कर रहे हैं, जिसको जो है हम लोग एक बड़े बृहद स्तर पर जो है प्रशासन की मदद से इसको हम लोग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी आज मांझी टोला में हो रहा है। इसके पहले हमारा मुर्गिया टेंगरी में हुआ, अम्बाटान में हुआ, परातरी में हुआ, उसके बाद जो है कबरीबाद में भी हुआ है। इस तरह से अभी फिर हमारा इसके बाद 16 नंबर, 18 नंबर, इस सब जगह हम लोग अपना जो है हिसाब से अपना करते रहेंगे, और जब तक कि अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश न लग जाए तब तक हमारा अभियान जारी है। विभिन्न समस्याओं को लेकर बीएड के छात्र प्रतिनिधि मंडल ने माले नेता राजेश सिन्हा से मुलाकात की। छात्रों ने बताया कि स्कॉलरशिप का पोर्टल बंद रहने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। विभिन्न समस्याओं को लेकर बीएड के छात्र प्रतिनिधि मंडल ने माले नेता राजेश सिन्हा से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि झारखंड के ई-कल्याण पोर्टल बंद होने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
कई छात्र पढ़ाई छोड़ने के कगार पर हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा छात्रों का पूरा साथ देगा। प्रतिनिधि मंडल में हसन राजा अंसारी, उमेश कुमार वर्मा, अजय वर्मा, तुषार आदि शामिल थे। छात्रवृत्ति जो मिलना था बीएड के स्टूडेंट को, वो मिलना बंद हो गया। उसका जो पोर्टल है वो बंद हो गया। बंद करने वाले सरकार है और सरकार से ये लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। जगह जगह पे जाके विधायक से मिलकर सरकार को बताया है कि इस प्रकार से जो गरीब जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके साथ एक प्रकार से धोखा है। जिस प्रकार रघुवर सरकार धोखा कर रही थी स्टूडेंट के साथ, एकदम सेम पैटर्न पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कर रही है। स्कॉलरशिप के बिना नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पाएंगे, उनके बारे में भी सोचना आपका काम है, ना कि फिर वो रघुवर सरकार सोचेगी। इसलिए तत्काल इस पर कार्रवाई करें। नहीं, हम लोग का जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो बंद है और हम लोग की जो बीएड की फ़ी है वो 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा है और उसको भर पाना ST SC OBC कैंडिडेट के लिए बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब फैमिली से हैं और झारखंड ऐसे भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सरकार इस बात को ध्यान में ले और पोर्टल को ओपन करके हम लोग को छात्रवृत्ति दिलाए। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि पोर्टल एडमिशन से पहले बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग आवेदन नहीं कर पाए छात्रवृत्ति को लेकर के। और जब आवेदन नहीं कर पाए तो हमारे कॉलेज में लगभग लोगों का स्कॉलरशिप आ गया, कुछ लोगों का नहीं भी आया और हम लोग तो एप्लीकेशन भर ही नहीं पाए, क्योंकि पोर्टल 10 फरवरी को बंद कर दिया गया और हम लोग का एडमिशन अभी जून लास्ट तक हुआ, जिसके वजह से हम लोग स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं कर पाए। और हम लोग ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए। लगभग जितने मंत्री हैं, मंत्री लोग को अपना ज्ञापन सौंपे। पूरे झारखंड में 81 विधानसभा है, तो 81 विधानसभा सीट पर भी हम लोग एप्लीकेशन भेजे। चाहे उसमें से 40 ऐसे विधायक के पास हम लोग खुद चल करके जा करके एप्लीकेशन दिए और जहां नहीं जा पाए वहां पे हम लोग ऑनलाइन माध्यम से भेजे। फिर भी हम लोग को सरकार किसी तरह का संज्ञान नहीं ली और सरकार अब अपने नीति के अनुसार कार्य कर रही है और हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। बीएड के 4000 से अधिक छात्रों का छात्रवृत्ति को रोक दिया गया है। ई कल्याण पोर्टल जिसके माध्यम से सभी छात्र छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरते थे, उसका आवेदन करते थे, उसको 10 फरवरी के बाद बंद कर दिया गया और उसके बाद भी 5-6 काउंसलिंग में बीएड के स्टूडेंट का नामांकन लिया गया, जिसके वजह से 4000 से अधिक छात्र जो है छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं। हम लोग सरकार के खिलाफ पिछले 2 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। सभी विधायकों से मिलकर के सभी लोगों को ज्ञापन भी सौंपे, मंत्री लोग से भी मिले, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया गया। ई कल्याण का पोर्टल को खोला नहीं गया। इसको लेकर के हम लोग एक संगठन भी बनाए हैं, छात्रवृत्ति इकाई मंच, जिसके बैनर तले हम लोग रांची प्रदेश में हम लोग एक राज्य स्तर का धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हेल्थ फाउंडेशन द्वारा देवरी प्रखंड के महेशिया दिघी पंचायत में ग्रामीणों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया। संस्था की ओर से यहां 400 पौधों का वितरण किया गया। हेल्प फाउंडेशन द्वारा सोमवार को देवरी प्रखंड के महेशिया दिघी पंचायत में ग्रामीणों के बीच 400 फलदार पौधों का वितरण किया गया। संस्था के सचिव रितेश चंद्र ने बतलाया कि अपने सुरक्षित पर्यावरण एवं पोषण संवर्धन योजना के अंतर्गत आज महेशिया दिघी, सोन दिघी, करमाटाड़, सबेटाड़, झंगरीडी, गोंदलीटाड़ एवं बघेडी ग्राम के चिन्हित परिवारों के बीच 400 फलदार पौधों का वितरण किया गया। ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम से 1 सप्ताह पूर्व संस्था ने लाभुकों से उनकी रुचि अनुसार पौधों की सूची तैयार की थी, जिनमें कलमी आम, अमरूद, कटहल, अनार, लीची एवं नींबू के पौधे लाभुकों की रुचि अनुसार मंगवाई गई थी। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन संस्था के सचिव रितेश चंद्र ने किया। वंदे मातरम साथियों, आज सुरक्षित पर्यावरण एवं पोषण संवर्धन योजना के अंतर्गत हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री राजेश कृष्ण दास जी के सहयोग से 400 फलदार वृक्षों का वितरण महेशिया दिघी पंचायत के आसपास के ग्रामों के 400 परिवारों के बीच किया गया। इस कार्यक्रम के पीछे उनकी संकल्पना रही है कि हम इस गांव को हरित ग्राम और समृद्ध ग्राम बनाएं, और यह 2019 से ही यह प्रयास चल रहा है। जो 100 पेड़ से शुरुआत हुआ था और सक्सेस इनका दर को देखते हुए हम लोग आज 100 से 200 2020 में 2021 है, आज हम लोग 400 पौधों तक पहुंच चुके हैं। आओ ग्राम का आंचल सजाएं,
शुद्ध वायु पोषण पाएं। इस सिद्धांत के अंतर्गत मैं 2019 से फलदार वृक्ष का वितरण कर रहा हूं। 2019 में 300 पौधे फलदार वृक्ष वितरित किया। 2020 में करीब 300 पौधे वितरित किए और 2021 में 400 पौधे वितरित किया। इसमें हमारे परिवार का बहुत सहयोग रहा है, मित्र और बंधु बांधव का बहुत योगदान रहा है। मैं सबको धन्यवाद करता हूं। एक व्यक्ति एक पौधा यही लक्ष्य है हमारा। जय। भाकपा माले ने संगठन विस्तार को लेकर पूर्णा नगर में एक बैठक की। इस बैठक में प्रदूषण, पेयजल और सड़क आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। संगठन विस्तार को लेकर भाकपा माले ने सोमवार को पूर्णा नगर में एक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि यहाँ कई समस्याएं हैं। सरकार को फैक्ट्री के प्रदूषण पर रोक लगाना चाहिए। यहाँ पेयजल एवं बेरोजगारी की भी समस्या है। सरकार को पहले स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए। इस बैठक में उज्जवल साव, सोनू रवानी, सुरेश राम, मोहम्मद आजाद, रंजीत रवानी सहित मुख्य रूप से मौजूद थे। हम लोग पूर्णा नगर में एक बैठक कर रहे हैं और श्री रामपुर के अलावे यहाँ के आसपास जो बस्ती हैं लगभग 8-10 जो भी हैं, सभी जगह पे एक संगठन तैयार होगा माले का। साथ साथ में यहाँ जो जन समस्या हैं, जैसे प्रदूषण का बड़ा समस्या है। लोग कहते हैं कि खेत बर्बाद हो गया, जानवर बर्बाद हो गया, यहाँ का स्कूल जो है छोटा छोटा वो बर्बाद हो गया। मतलब की स्थिति, पानी, पेयजल की इतनी समस्या है हर एक क्षेत्र में, बड़ा समस्या। और सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पे फैक्ट्री है और यहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिलता है। आप अगर यहाँ के लोग को जाएंगे रोजगार देने के लिए तो उसको धनबाद का किसी तरह से फॉल्स सोर्स दिखाना पड़ेगा कि आधार कार्ड कहीं और होता है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में नहीं हो, वो सारे लोग इस पर मिल जाएं तो मैं समझता हूँ गिरिडीह में 70% बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। आज हमारे भाकपा माले के टीम ने जो काम कर रहा है वो गरीब के लिए काम कर रहा है। यहाँ का मजदूर बहुत दुखी थे, काम भी नहीं मिलता और बहुत चापा जैसे नल टूटा हुआ है जो उसमें पानी पीने के लिए बहुत मुहताज आदमी है। हम भी कोई विधायक से बोलते हैं, मुखिया से बोलते हैं, इसका मतलब पानी के ऊपर को ध्यान नहीं देता है। इसलिए गरीब का सेवा करने वाला एक यही माली पार्टी है। आज गादी श्री रामपुर के कई साथी लोग हम लोग आज पूर्णा नगर आए हैं और इसमें बहुत अहम बैठक हुई और हम लोग आज निर्णय लिए कि सभी लोकल गांव है जहां पर हम लोग अपने भाकपा माले का संगठन बनाना है और अपना पार्टी को मजबूत करना है। कोदैया गांव की तिलकी देवी ने मुफस्सिल थाना में एक आवेदन देकर उनके साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। विगत 22 जून को कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। कोदैया गांव की तिलकी देवी ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर 22 जून को उसके साथ मारपीट करने वाले मैसूर गोपाल महतो, तिसरी के पंदनाटांड से लापता हुए 2 भाइयों की खोज में तिसरी पुलिस लगातार बिहार और खैरा क्षेत्र का खाक छान रही है, परंतु अब तक पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल सका है। तिसरी के पंदनाटांड से लापता हुए 2 भाई अंशु बर्णवाल और चंदन बर्णवाल की खोज में तिसरी पुलिस लगातार बिहार और खैरा क्षेत्र का खाक छान रही है। अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। रविवार को डीएसपी मुकेश साहू भी लापता भाइयों की तलाश में बिहार गए हैं। कॉल डिटेल और कॉल डंप कर पुलिस जांच कर रही है। इधर पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लेंगे। इसमें नहीं मिला सर, क्या करेंगे, अब सब खलबली मच रहा है। बेटा पुत्र सब पूरा रो रहा है, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, कैसे क्या होगा बता सकते हैं, आप ही बताइए सर। डोरंडा गया, डोरंडा से वहाँ से बातचीत किया, पहले टेंशन हो गया बेटा से, अब वो टेंशन हुआ, उसके बाद बोला फिर पैसा नहीं देंगे। अथी वाला डोरंडा वाला शाह जी तब बोला अच्छा ठीक है नहीं देगा तो कल हम आ रहे हैं। कल टेंशन करके आया, बिहान के जो गया डोरंडा करके चला गया गाड़ी देने। क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं सर। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं।
अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।